दोस्तों साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं शिक्षा की, साहित्य की और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की। आज हम फिर आपके साथ एक नए विषय के साथ जुड़े हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों की परीक्षाओं से संबंधित, जेई मेंस और जेई एडवांस के संदर्भ में। हम आज समझेंगे कि उसकी तैयारी कैसे की जाए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के विशेषज्ञ श्री विजय त्यागी जी। उनका एक लंबा अनुभव है, लगभग वो 17-18 वर्षों से लगातार कोचिंग में बच्चों को जेई मेंस और एडवांस के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे सफलता पाई जा सकती है। तो बहुत बहुत स्वागत है त्यागी सर आपका। धन्यवाद। तो सर ये जेई मेन और एडवांस की जब हम बात करते हैं तो जो शहरी बच्चा है वो तो बहुत ज्यादा जागरूक होता है पहले से। जब हम गांव देहात की बात करते हैं तो वहां उतनी जागरूकता नहीं होती है, हालांकि अब इंटरनेट और तमाम माध्यम है जो वहां तक जानकारी दे रहे हैं। तो शुरुआती जो तैयारी वो कैसे की जाए और क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए? बेसिकली जेई मेन या एडवांस का एग्जाम जो होता है वो इंजीनियरिंग करने के लिए होता है। जो बच्चा इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, बीटेक या बीई करना चाहता है, उसे ये एग्जाम देने होते हैं। जाहिर सी बात है, इस एंट्रेंस एग्जाम में वही सब कुछ पूछा जाता है जो इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री बच्चों के पास छोटी क्लास से ही होती है, लेकिन इस एग्जाम में आने वाला जो सिलेबस होता है वो 11th और 12th का होता है जी। पहले के जमाने में जब बच्चों को इतनी जागरूकता नहीं थी तो वो 12th पास आउट करने के बाद इसकी तैयारी शुरू करते थे। जैसे जैसे आपने बताया कि इंटरनेट है, सारी चीजें हैं, जागरूकता बढ़ती जा रही है, बच्चा इसकी तैयारी शहरों के अंदर तो 9th से करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर कोई बच्चा 9th या 10th में नहीं भी करता है तो 11th से तो उसे पूरी तरह डिवोटेड होकर इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इसका पैटर्न भी अपना कुछ अलग ही है। इसका एग्जाम आप 2 बार से ज्यादा नहीं दे सकते, जेई एडवांस्ड के लिए। जेई मेन का 3 बार से ज्यादा नहीं दे सकते, तो आपको पहले से ही लगना होता है। और अपने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन पर तो शुरू से जितनी जल्दी ध्यान दे सकें, 9th से दे सकें, 8th से दे सकें, यानी कि हमारे कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करते हुए चलना, वो ध्यान हम जितना कम समय से दे सके उतना अच्छा है। यानी कि इंटर करने के बाद आप इसकी जो है परीक्षाएं दे सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से 12th के साथ। एज बाउंडेशन भी है? नहीं, इसमें एज बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इसमें अटेम्प्ट की बाउंडेशन है। जैसे एक बच्चे ने 12th 2026 में वो करेगा, तो वो एक बार तो 12th 2026 में दे सकता है, और एक बार 12th के साथ बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले, और एक बार वो दे सकता है अगले साल 2027 में। अगर किसी बच्चे को जानकारी के अभाव में ये अटेम्प्ट उसके छूट जाते हैं, यानी कि उसने 12th के साथ भी नहीं दिया और एक साल बाद भी नहीं दिया, तो वो दोबारा कभी नहीं दे सकता। तो उम्र की बाउंडेशन तो नहीं है, पर अटेम्प्ट की बाउंडेशन है। उसके पास ये एक्सक्यूज भी नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं थी, मुझसे अब दिला लो, ये भी संभव नहीं है। तो इस दृष्टि से देखें तो इसमें अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीवन में आपको 2 ही मौके मिलने हैं, एक 12th के साथ और एक 12th के बाद। अगर आपका मौका 12th के साथ वाला छूट गया है तो 12th के बाद वाला सिर्फ एक ही बचेगा। उस दृष्टि से ये बहुत ज्यादा जागरूक होना जरूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा जो प्री और मेंस के लिए जो तैयारी का जो सही समय है वो कैसे हम डिसाइड करें? तैयारी करने के दौरान का समय कह रहे हैं, या किस उम्र से तैयारी शुरू की जाए? हमारा मतलब ये हुआ कि बच्चा जब इसको जान ले, उसके बाद जागरूकता आ जाए, तो तैयारी किस प्रकार से करे और उसके लिए सही समय क्या है? 11वीं से कर ले, या फिर वो 12वीं में, चूंकि हमने कहा कि एक तो उसके साथ दे सकता है, एक उसके बाद दे सकता है, तो कैसे वो तैयारी करे? देखो, सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि जब बच्चा 6th क्लास में आए तो 6th से लेकर 10th तक वो अपने फंडामेंटल्स को, कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करे। कहने का मतलब है उसे एक्स्ट्रा किताबें नहीं पढ़नी है, जो बुक्स उसे दी गई हैं, चाहे वो एनसीईआरटी है, कुछ भी है, उसको समझ समझ कर पढ़े, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे। कई बार बच्चा क्वेश्चंस को याद कर लेता है, एग्जाम में लिख आता है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला सवाल किताब के अंदर से होता है। इवन 10th बोर्ड के सारा पेपर ही एनसीईआरटी से आता है। बच्चे की परसेंटेज तो 95-96 आ जाती है, लेकिन चूंकि उन्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता, उसकी एप्लीकेशंस नहीं आती, तो बच्चा जब कंपटीशन देता है, क्योंकि कंपटीशन का कोई भी सवाल किसी किताब से नहीं आता, वो आपको
कॉन्सेप्ट्स सीख कर अप्लाई करके सॉल्व करने पड़ते हैं, वहां बच्चा मात खा जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका और सही तरीका है 6th क्लास से 10th क्लास तक बच्चे अपने फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, मजबूत करें। 11th क्लास से 100% इसकी तैयारी में लग जाए, क्योंकि 12th के साथ तो उसे देना है। विश्वास कीजिएगा, जब बच्चा 12th में होता है, बोर्ड का एग्जाम 2 महीने बाद होने वाला होता है, जनवरी में जेई मेन का एग्जाम हो चुका होता है, यानी कि 12th का जब बच्चे का प्री बोर्ड चल रहा होता है, जेई मेन का पेपर एक बार हो चुका होता है। तो इसको कहीं आपको नहीं लगता कि जो इतना टफ इसको बना दिया है इसकी प्रक्रिया को, इससे बच्चे पर एक बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है? नहीं, देखा जाए, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी भी टफ है, लेकिन अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें तो इसे धीरे धीरे आसान करने की कोशिश की जा रही है और आसान किया जा रहा है। तो पहले के कंपैरेटिवली तो ये आसान हो गया है। हाँ, अभी भी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल होने के पीछे एक रीजन और भी है। हमारे देश की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने सारे बच्चे देते हैं। जब हम बात करते हैं जेई एडवांस्ड की, 18,160 सीटें हैं, उसमें 14 लाख बच्चा जेई मेन के लिए फॉर्म भरता है, यानी कि एक तरीके से जेई एडवांस का प्री का एग्जाम देता है। 14 लाख में से 18,000 बच्चों को चुनना, तो उसके लिए अगर वो बहुत सरल रखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन तो लानी पड़ेगी। हालांकि इन्होंने जो प्री का एग्जाम है उसे साल में 2 बार ही कराते हैं, एक बार जनवरी में, एक बार अप्रैल में। बहुत सारे लोगों का तर्क है इससे बड़ा फायदा होता है, बहुत सारे का ये भी तर्क है कि इससे फायदा नहीं होता है। आप 2 महीने 3 महीने के गैप में अगर 2 बार एग्जाम कराओगे तो उसमें बच्चा क्या ही कर लेगा, है ना। तो खैर, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इसे अच्छा करने की कोशिश के उद्देश्य से ही इसे साल में 2 बार कराया जा रहा है। जी। शुरुआती दौर में बच्चा प्री और मेंस को कैसे समझे, और इसका क्या वो हुआ अलग अलग, एक प्री की परीक्षा हुई, उसके बाद फिर मेंस की हुई, तो इसको थोड़ा समझाइए। बेसिकली क्या है कि जेई मेन का एक फॉर्म भरा जाता है। जेई मेन में जो बच्चा, लगभग 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसकी परीक्षा देते हैं। उनमें से 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। वो 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस का पेपर देते हैं, जिसे हम लोग मुख्य परीक्षा कह सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए, जिससे आईआईटी में एडमिशन होता है। जो जेई मेन का एग्जाम है उससे हमें एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन मिलता है। तो इन दोनों एग्जाम्स का पैटर्न अलग अलग है, यानी कि गेट तो एक है, पहले हमें वो फॉर्म भरना है, एग्जाम पास करना है, तभी हम एडवांस को दे पाएंगे। लेकिन दोनों की अप्रोच अलग है, दोनों की तैयारी का तरीका अलग है, दोनों में जो वो बच्चे के अंदर ढूंढते हैं वो चीज अलग है। जेई मेन का बिल्कुल सिंपल पेपर होता है, उसमें 90 सवाल आ जाते हैं, 75 करने होते हैं। सारे सवाल उसके अंदर ऑप्शनल होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दे दिए, आपको 4 में से कोई एक सही चुनकर लगाना है सॉल्व करके। और ज्यादातर सवाल एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर से आते हैं। जेई एडवांस्ड का जो पेपर होता है उसकी अप्रोच ही बिल्कुल अलग है, यानी कि उसके अंदर जो सवाल आते हैं, सवाल तो 54 सवाल आते हैं उसके अंदर एक पेपर के अंदर, है ना। यानी कि उसमें 2 पेपर होते हैं सेम डे। जिस दिन जेई एडवांस का पेपर होगा उस दिन 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे, एक मॉर्निंग की शिफ्ट में, एक इवनिंग की शिफ्ट में। दोनों एग्जाम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट आएंगे दोनों में। उनके अंदर इक्वल सवाल आते हैं, 54 सवाल आएंगे, जैसा पिछली 2025 में हुआ है। 360 नंबर का पेपर होता है ना। अब लेकिन उसके अंदर क्या होता है, दोनों के मार्क्स को कम्युलेट करके मेरिट बनाई जाती है, सीआरएल बना देते हैं वो लोग। लेकिन उनमें सवाल पूछने की जो अप्रोच होती है वो बिल्कुल अलग है। सेक्शन ए के अंदर वो कहते हैं +3 -1 हम मार्किंग करेंगे। सेक्शन बी में कह देते हैं वो हम +4 -2 की मार्किंग करेंगे अगर गलत कर देते हो। ऊपर से उसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस, उनमें से मोर देन 1 ठीक होते हैं। यानी कि अगर आपने ए लगाया, ए ठीक था, लेकिन आप बी और सी को नहीं लगाया, तो आपको पार्शियल मार्किंग मिलेगी। आपने सवाल पूरा सही नहीं किया उनकी नजर से, आपको बी और सी भी लगाना है सॉल्व करके। तो कहने का मतलब है कि उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग है, उसके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है। वो रिपीट भी नहीं करते हैं सवालों को। आईआईटी एडवांस, जेई एडवांस का जो पेपर होता है उसमें सवाल रिपीट होते कभी नहीं देखे जाते कि कभी सवाल रिपीट होता है। उन सवालों का स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि वहां पर जेई मेन के अंदर सिंगल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल आता है।
बहुत ज्यादा टफ सवाल, हर पेपर में कुछ सवाल बहुत टफ होते हैं तो वो एक या दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर आ जाते हैं। जेईई एडवांस्ड में सबसे आसान सवाल ऐसे होते हैं जो सिंगल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जाते हो, वहां 2 3 या 4 कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक सवाल पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग है और उनके सवालों का स्तर बिल्कुल अलग है। तो जैसा आप कह रहे हैं कि प्री और मेन बिल्कुल सेम ही स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है और उसका बिल्कुल अलग है। यानी कि जो आप जेई मेंस की परीक्षा पास करते हैं वो बच्चे एडवांस दे सकते हैं। हाँ हाँ और इसके अलावा पूर्व में हम देखें तो इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रदेश स्तर पर भी कॉलेज अलग अलग परीक्षाएं होती थी, हाँ हाँ फिर इसको मिलाकर के ये नाम दिया गया और इसको हाँ एक हाँ। साथ किया गया। तो पहले की प्रक्रिया को कैसे एकीकृत किया गया और इसमें कितना अंतर आ गया है? असल में क्या था कि बहुत पहले तो हर कॉलेज का अपना एग्जाम होता था। आईआईटी रुड़की अपना अलग एग्जाम कराती थी, है ना। मोतीलाल नेहरू अपना अलग एग्जाम कराता था, सब कॉलेज अपना अपना कराते थे। धीरे धीरे इन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई। उन कोशिशों के बाद ये धीरे धीरे आते आते इनके 3 स्तर के एग्जाम रह गए। एक आईआईटी का जो आईआईटीज के लिए होता था, जी एक एआई ट्रिपल ई का जो एनआईटीज के लिए होता था, और एक हमारा यूपीटीयू का जो उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता था, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सभी होते थे। लेकिन उसमें भी क्या होता था, आईआईटी का जो एग्जाम हुआ करता था, आईआईटी का एग्जाम उस जमाने में अपने आप में प्री और मेन हुआ करता था। प्री ऑब्जेक्टिव और मेन सब्जेक्टिव लिखना पड़ता था बोर्ड की तरह, बड़े बड़े सवाल 3 3 4 4 पेज के। तो 2005 में ये हमारे प्रेसिडेंट साहब थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने थोड़ा सा अपने सजेशन दिए कि इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाए। तो उसके बाद इन्होंने उसे प्री और मेन खत्म करके सिंगल डे में कराना शुरू कर दिया, जैसा आज तक होता है, यानी कि एक ही दिन में 3 3 घंटे के 2 पेपर होते हैं। तो 2005 से ये काम शुरू हुआ कि आईआईटी का एग्जाम प्री मेन ना होकर के एक एग्जाम होने लगा। लेकिन तभी भी एआई ट्रिपल ई अलग होता था, आईआईटी अलग होता था और यूपीटीयू अलग होता था। उसके बाद धीरे धीरे आते आते 2013 में इसे फिर से एक साथ किया गया, यानी कि इसमें अलग अलग फॉर्म ना भर के सबसे पहले आप जेई मेन का फॉर्म भरो और जेई फॉर्म मेन को पास करने वाले स्टूडेंट्स ही जेई एडवांस को देंगे। जो जेई एडवांस जो कि आईआईटी जेई के नाम से हुआ करता था उसको, यानी कि जेई एडवांस को देंगे। उसके बाद भी यूपीटीयू होता था। उसके कुछ सालों बाद इन्होंने यूपीटीयू के एग्जाम को भी खत्म किया। अब केवल और केवल एक एग्जाम होता है, आप जेई मेन का फॉर्म भरिए। जेई मेन के फॉर्म भरने के बाद में मान लीजिए जैसे पिछले सालों में 14 लाख बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरा, तो 14 लाख में से 2.5 लाख बच्चों ने जेई एडवांस दिया, वो आईआईटी के लिए एलिजिबल हो गए। तो अगर वो सीआरएल में आते हैं तो उसमें चले जाएंगे। और जेई मेन की ही रैंक से उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेजेस में एडमिशन होने लगा। अगर हम, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि लगभग 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा पिछले वर्ष में, इसका जो एक आंकड़ा है अगर आप वो साझा करना चाहें कि प्रतिवर्ष इतने बच्चे लगभग परीक्षा देते हैं और इतनी सीटें हैं और एक सीट पर लगभग इतनी फाइट होती है। अगर हम जो देखिए, जब बात इन एग्जाम्स की होती है तो उसमें जनरली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की एग्जाम होती है ना। तो जब हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करते हैं तो जो हमारा जेई मेन और जेई एडवांस्ड का जो फॉर्म है, जिस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, इसमें लगभग 63,000 सीटें हैं जी इन दोनों की मिलाकर। तो 63,000 सीटों के लिए बच्चा फॉर्म भरता है, एग्जाम देता है। उसमें सभी इंजीनियरिंग कॉलेज इंक्लूडिंग आईआईटीज भी शामिल हैं। हाँ, उसके अंदर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और लगभग 10 और बहुत शानदार कॉलेज हैं जो आईआईटी के ही इक्विवेलेंट हैं, वो उसमें शामिल है, यानी कि टोटल 128 कॉलेजेस उसके अंदर शामिल हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में। जी, अब हम दूसरे विषय पर आते हैं कि जब बच्चे की, आपने कहा कि तैयारी का एक प्रोसेस है, टफ एग्जाम में से भारत के सबसे जो टफ एग्जाम है उनमें से एक बिल्कुल जेई का जेई है एडवांस का एग्जाम है और चांस बहुत कम है, बच्चे के पास केवल 2 ही चांस हाँ, है, अटेम्प्ट 2 ही हैं। 2 ही हैं। जेई मेन के लिए 3 है, जेई एडवांस के लिए केवल 2 है। केवल 2 हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका आती है, जिसकी चर्चा होती है, वो कोचिंग की आती है। और कोचिंग भी अब 2 मोड में हो गए हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब हम कोटा के संदर्भ की बात करते हैं तो वहां जो टॉपर्स को दिखाया जाता है कोचिंग के माध्यम से, क्या वो फैक्ट होता है कि वो टॉपर्स होते हैं या वो केवल जो कोचिंग संस्थान उनको चमकाने वाला एक मामला होता है? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं और दोनों पक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण हैं।
एक तो ये है कि जब हम कोटा की बात करते हैं, तो कोटा के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। हम ज़्यादा की बात नहीं करते हैं, हम एक ही इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, एलन। जी वो लगभग एलन नीट का फॉर्म 23 लाख बच्चों ने भरा। 23 लाख में से 6 लाख बच्चे एलन ने पढ़ाए हैं, ठीक है? तो 6 लाख बच्चा अगर एक इंस्टीट्यूट में जा रहा है, वो स्कॉलरशिप भी दे रहा है, वो फॉर्म भी बच्चों के एडमिशन टेस्ट ले रहा है। जी तो जब वहां जाता है कोई भी अच्छा बच्चा, कोई भी हो, मान लीजिए आपका बच्चा है, मेरा बच्चा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, हमारे गांव का बच्चा है, हमारे सरकारी स्कूलों का बच्चा है, तो और उन इंस्टीट्यूट के जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो हर स्कूल में जाते हैं, कहते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म है, आप इसे भरिए और अगर आप इसे पास करेंगे तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिलेगी। इतनी बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप दिखाई जाती है कि वो देखकर ही बच्चा कहता है कि अब ये तो बड़ी शानदार है। जाहिर सी बात है, आपका बच्चा आपसे कहेगा कि पापा क्या मैं इस फॉर्म को भर लूं, इससे मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको बच्चे को भेजना नहीं है आप अपने शहर से बाहर, फिर भी आप क्या करोगे, ठीक है भरने में क्या दिक्कत है, तुझे ये भी पता चलेगा तू किस स्टैंडर्ड पर है। मैं भी यही कहूंगा, है ना? बच्चे भी ये चाहते हैं, बच्चा फॉर्म भरता है, बच्चा फॉर्म भरता है, जाहिर सी बात है उस स्कूल के। और हाँ, एक और खास बात है, जो बच्चा क्लास में पिछले बेंच पर बैठने वाला है, बैक बेंचर, वो तो नहीं भरेगा, वो छोड़ देगा। पर अच्छा बच्चा कोई फॉर्म नहीं छोड़ता, वो भरता है कि हाँ मैं देखूं तो मैं कहां स्टैंड करता हूं। तो जब अच्छे बच्चे फॉर्म भरेंगे और उन्हें पता चलता है कि ये अच्छा बच्चा है, तो वो उससे कहेंगे हम आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे। बच्चा पेरेंट कहेगा कि साहब मैं कोटा में नहीं पढ़ा सकता, कि हम बच्चे के अपने हॉस्टल में रखेंगे और उसे हॉस्टल की फैसिलिटी भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप भेजो। जाहिर सी बात है बहुत सारे अच्छे बच्चे वहां जाते हैं, ऐसा वो करते हैं। ये नहीं कि आप मेरे कहने पर जाइए को वहां बात कीजिए, आपको पता चलेगा पूरा। तो यानी कि अच्छे बच्चों की तलाश उन्हें पूरे देश से रहती जी है ना? तो जाहिर सी बात है अच्छा बच्चा उनके पास अपने आप पहुंचता है। एक बात तो यह, एक पक्ष तो ये है। जी तो जब अच्छा बच्चा उनके पास पहुंचेगा, और देखिए अच्छा बच्चा वो कहीं भी पढ़ेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, वो कहीं भी पढ़ेगा, है ना? दूसरा, अब इसका एक दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है जो थोड़ा सा सियाह है ना, बड़ा कड़वा लगेगा उन्हें भी, सबको कड़वा लगेगा जिनके बारे में है। वो ये है, मैं अगर नीट या आईआईटी या जेईई मेन की बात करूं तो वो ठीक नहीं होगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जी 2025 में यूपीएससी का एग्जाम हुआ, शक्ति दुबे उन्होंने टॉप किया। जी शक्ति दुबे आप किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, 2 में 3 में, लगभग 29 इंस्टीट्यूट्स ने उनका फोटोग्राफ छाप रखा है, उनका नाम दे रखा है, उनकी रैंक छाप रखी है 29 ने। अब आप ये बताइए, एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट 29 इंस्टीट्यूट्स में तो नहीं अलग अलग पढ़ सकता है, जी नहीं पढ़ सकता है ना? तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को मैनेज किया, है ना? तो एक दूसरा स्याह पक्ष ये भी है कि ये भी होता है, एक मार्केटिंग है, बिल्कुल कोचिंग होगी। डेफिनेटली। हाँ, ठीक यानी कि एक मार्केटिंग तो वो है कि एग्जाम होने से पहले अच्छे बच्चों को ले आओ। जी एक मार्केटिंग वो है अगर अच्छा बच्चा हमसे कहीं छूट गया, वो कहीं भी है, तो उसे दूसरे तरीके से ले आओ। जी अब हम इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल जो हमने कहा कि इसमें कोचिंग कितना महत्वपूर्ण है। हम कोटा की बात अब नहीं करते, कोटा का आपने एक बताया एक पक्ष है, लेकिन जो छोटे शहर हैं या जो बच्चे जहाँ गांव देहात में रहते हैं उनके नजदीकी जो शहर है वहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। जी लेकिन अब ऑनलाइन मोड में आ जाने से भी बच्चों को सुविधा हो गई है कि वो ऑनलाइन मोड में पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सफलता का जो पैमाना है वो कितना अंतर है उसमें? देखिए इसमें दो दो सवाल आपने पूछे। पहला सवाल तो ये है कि कोचिंग कितना महत्वपूर्ण है इसके जी अंदर, जी है ना? तो देखिए ये सच्चाई है कि कोचिंग इसके अंदर किसी भी कंपटीशन जो भी कंपटीशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईआईटी के लिए हो, नीट के लिए हो, वो कैट का हो, स्लेट का हो, नेट का हो, जेआरएफ का हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, कोचिंग एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसका कारण क्या है? निभाने के पीछे भी हमारी जो पॉलिसीज हैं, हालांकि वो धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो रही हैं, जी लेकिन उनकी कमियां हैं। कमियां जैसे आप एक बात बताइए, नीट का एग्जाम होता है या जेई का एग्जाम होता है, अब इन्होंने इतना तो बना दिया है कि चलिए हमने आपको एक सिलेबस बता दिया कि साहब ये सिलेबस है और इस सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूलों में है, जी उन बच्चों को कभी भी पूरा जेई मेन और जेई एडवांस्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। उन बच्चों को कभी भी 12th क्लास तक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल कराए ही नहीं जाते, ना हमारी एनसीईआरटी में, ना हमारे करिकुलम में शामिल है, ना हमारे सिलेबस में, जबकि वहां सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, सब्जेक्टिव नहीं आते।
जी। यानी कि हमारा जो स्कूलिंग है उसका सिस्टम, उसकी अप्रोच और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारी ही गवर्नमेंट पूछ रही है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहली बात तो ये। अब बच्चों के पास क्या रास्ता है, या तो बच्चा खुद से पढ़े या बच्चा किसी कोचिंग को ज्वाइन करे, है ना। कोचिंग को ज्वाइन करने से कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स का एक्सपीरियंस, उनके इतने सालों में जो उन्होंने सीखा और जो बच्चों को ट्रेन किया, वो उन बच्चों के काम आता है ना। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सचमुच एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ये तब तक बनी रहेगी जब तक हमारी सरकार की पॉलिसी ऐसी नहीं हो जाती कि वो स्कूलिंग एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव में पूछने वाले एग्जाम्स को दोनों को सेम नहीं कर देते, सिमिलर नहीं कर देते, है ना। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन भी बहुत बढ़िया है, ऑफलाइन भी बहुत बढ़िया है। अब इसमें दो दिक्कतें हैं ऑनलाइन के अंदर। दो दिक्कतें क्या है, एक दिक्कत तो ये है कि ऑनलाइन में बच्चों को ये नहीं पता चल पाता मैं किस इंस्टीट्यूट में पढ़ूं, किस टीचर से पढ़ूं, कौन अच्छा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है। ऑफलाइन के अंदर क्या है, बच्चा थोड़ा पता कर लेता है। मान लीजिए एक बच्चा मेरठ में रहता है तो वो अपने आसपास के लोगों से, कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ उससे पूछ सकता है कि मैं कहाँ पढ़ूं, उस बच्चे ने बता दिया कि मैं वहां पढ़ा था, वहां जाके ट्राई कर लो, है ना। तो हो सकता है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, ऑनलाइन के अंदर ना कभी बच्चा टीचर से मिल सकता है, ना पेरेंट्स टीचर से मिल सकते हैं। बहुत बार ऐसा चांस होता है कि बच्चे को ये नहीं पता चलता मुझे पढ़ना किससे, और बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, वो किस स्तर का पढ़ा रहे हैं उसे नहीं पता चल पाता। इससे भी आगे आ जाते हैं, हम कहते हैं कि बच्चे ने वहां भी अपने फ्रेंड से पूछा कि कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, गूगल पर सर्च किया और उसने अच्छे टीचर्स के साथ लगा लिया। दूसरी समस्या बच्चों के साथ क्या आती है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर मेरा किसी भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसको लेकर मेरे अंदर कुछ डाउट रह गए, तो मैं अगली बार जब पेपर में आएगा तो उसे सही से सॉल्व थोड़ी कर पाऊंगा, गलत कर दूंगा उसे, क्योंकि मेरे डाउट क्लियर ही नहीं हुए। ऑनलाइन में बच्चा डाउट किससे पूछे। विश्वास कीजिएगा, अगर एक बच्चा मैं तरीके से पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, अगर एक बच्चा तरीके से पढ़ता है और वो अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में जब वो तैयारी शुरू करता है, क्योंकि 10th का सिलेबस और 11th के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो जब वो स्टार्टिंग फेज में होता है, अगर वो 50 सवाल कर रहा होता है तो उस बच्चे को कम से कम 40 डाउट आते ही आते हैं, है ना। ऑनलाइन फेज में वो बच्चा उन 40 डाउट्स को किससे पूछे, वो बच्चा उन डाउट्स को छोड़ता हुआ चलता है, आगे बढ़ता जाता है ये सोचकर कि शायद मेरे आगे क्लियर हो जाएंगे। एक यूनिट कंप्लीट हुई, दूसरी यूनिट के अंदर पहली यूनिट के डाउट तो नहीं क्लियर होंगे ना, उसकी थ्योरी उसके साथ चली गई, उसके प्रिंसिपल, उसके कॉन्सेप्ट उसके साथ चले गए। ऑनलाइन में बच्चे के डाउट कभी क्लियर नहीं होते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से ऑनलाइन कोचिंग में की वजह से सफलता थोड़ी सी उसकी संभावना कम हो जाती है। एक और इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है, फैक्टर ये है कि अगर 100 बच्चे क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो उन 100 बच्चों के जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमने उनके डाउट्स क्लियर किए, उन बच्चों ने कितना सीखा, हम उनके टेस्ट लेते हैं। ऑनलाइन मोड में बच्चों के प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाते, पहली बात। ऑफलाइन में टीचर बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों के हर शनिवार टेस्ट लेते हैं, ट्यूसडे में उनका रिजल्ट देखते हैं। जिस बच्चे को ज्यादा दिक्कत आती है, बच्चे से बात करते हैं कि तुम्हें ये दिक्कत क्यों आई, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए, बच्चा अपनी समस्या बताता है, बच्चा भी पेरेंट्स से टीचर से बात करते हैं। ऑनलाइन में बच्चों के टेस्ट नहीं हो पाते प्रॉपर्ली। टेस्ट हो गया, टेस्ट मान लीजिए 180 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, मान लीजिए, मोटा मोटा मान लेते हैं। 100 नंबर में से बच्चे के 50 नंबर आए, 50 नहीं है, इसका मतलब हम मोटा मोटा मान ले 50% उसे नहीं आता था, 50% आता था। लेकिन ये बता देना केवल कि 50% आपको नहीं आता है, इससे बच्चे का समाधान नहीं हुआ। समाधान है जो नहीं आता है अब उस पर काम किया जाए। ऑनलाइन मोड में उस पर काम नहीं हो सकता। एक और समस्या ऑनलाइन मोड की, वो समस्या ये है कि ऑफलाइन मोड में बच्चे ने 4 दिन छुट्टी की तो 4 दिन में बच्चे को या बच्चे के पेरेंट्स से बात की जाती है, आप क्यों नहीं आए थे। 5वें दिन बच्चा आएगा तो सभी पता है कि सर सामने मिलेंगे और पूछेंगे तू 4 दिन कहाँ था। ऑनलाइन मोड में बच्चे को ये चिंता ही नहीं रहती है कि मुझसे कोई पूछेगा या मुझे कहीं सवाल जवाब होगा। तो जब चाहे जब जुड़ सकता है, जब चाहे नहीं जुड़ सकता। अच्छा, ये जो केयरलेसनेस है, बच्चे को लगता है 2 ही क्लास से छूटी है, 4 ही क्लास से छूटी है, लेकिन जब ये छूटती जाती है उसके बाद ये इतनी इकट्ठी हो जाते हैं कि फिर उनका कोई समाधान नहीं। जी, तो सर आपने बहुत विस्तार से चीजों को बताया और आगे जो बच्चे इससे तैयारी करने वाले हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए ये पॉडकास्ट जो बहुत लाभान्वित करने वाला होगा, ऐसी हम आशा रखते हैं।
अंत में इस पॉडकास्ट के आप जो हमारे श्रोता हैं, खासतौर से जो विद्यार्थी हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस तैयारी के संदर्भ में? स्टूडेंट्स के लिए तो ये है कि उन्होंने अपनी तैयारी जब से भी शुरू की, कुछ बच्चे 11th में कर लेते हैं, कुछ 12th में, कुछ 12th पास करने के बाद करते हैं, वो जब से भी अपनी तैयारी शुरू करें और जिन रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल उनके पास है, जिनके साथ भी करें, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बुक्स है, सेल्फ स्टडी है, जो भी है, उनके लिए तो ये है कि वो अपना रिवीजन रेगुलर रखें, रेगुलर वे में रिवीजन करें, अपने मॉक टेस्ट रेगुलर रखें, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलर रखें। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या केवल और केवल एक रीजन से आती है कि वो रिवीजन नहीं करते और वो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। और पेरेंट्स के लिए ये है कि वो किसी को भी देखकर कि उनके पड़ोस में, उनके रिश्तेदारी में कोई किसी लड़के का बहुत बड़ा पैकेज गया इसलिए उन्हें जेईई एडवांस की तरफ भेजना है, ऐसा नहीं है। बच्चों का इंटरेस्ट देखें, बच्चों का इंटरेस्ट जिस चीज में, मैथ में, बायो में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में, वो जहां जाना चाहते हैं, है ना। और सब कुछ अच्छा है, जेईई एडवांस्ड भी अच्छा है, जेईई मेन भी अच्छा है, एक बच्चा आईआईटी में जा रहा है वो भी बहुत अच्छा है, एक बच्चा एनआईटी में गया वो भी बहुत अच्छा है, एक बच्चा नॉर्मल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वो भी बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा इंटरेस्ट लेकर पढ़े, बच्चा स्ट्रेस फील ना करे, बच्चे के मन में ये ना हो कि मेरे पेरेंट्स पूछेंगे कि कल टेस्ट हुआ था, आज उसका रिजल्ट मिल गया, उसका रिजल्ट बताओ। इंटरेस्ट लेकर पढ़े, अच्छे से पढ़े, मस्ती के साथ पढ़े। मस्ती के साथ बच्चा पढ़ेगा तो लाइफ में 100% सक्सेसफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी सर, आपने बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर किए और आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के साथ अगर चर्चा होती है तो सबको लाभान्वित करने वाली होती है। तो दोस्तों, साथियों, निश्चित रूप से पॉडकास्ट आपके लिए लाभान्वित करने वाला होगा। आगे फिर नई जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।